हेलो बच्चों। आ जाओ, देखो सुनो। तो पिछली बार हम किसकी बात कर रहे थे? डायमेंशंस की बात कर रहे थे ना, डायमेंशनल कांस्टेंट्स की बात करी थी हमने, डायमेंशनल एनालिसिस की थोड़ी सी बात कर रहे थे, डायमेंशनल फार्मूले निकाले थे हमने बहुत सारी चीज़ों के। तुम्हें याद है आखिरी बार मैंने चर्चा को एनर्जी के ऊपर छोड़ा था? किसके ऊपर छोड़ा था? एनर्जी के ऊपर छोड़ा था। और मैंने बोला था कि बेटा एनर्जी या वर्क डन, एनर्जी या वर्क डन, बेटा इनके जो डायमेंशन होते हैं दोनों के सेम होते हैं, है ना। और मैंने तुम्हें प्रूफ भी करके दिखाई थी ये बात, है ना। जैसे कि मैंने तुम्हें बोला था, मैंने कहा बेटा दो तरह की एनर्जी आप चाहे कंसिडर कर लें भैया, चाहे या तो आप काइनेटिक एनर्जी की बात कर लो, चाहे आप पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लो, इन दोनों के ही जो डायमेंशन थे वो वर्क डन के बराबर आए थे। बताया था ना तुम्हें, पक्की बात एकदम ऐसा बता दिया था मैंने, कोई घबराहट तो नहीं है इसके अंदर। अच्छा, इसके अलावा तुम्हें पावर के साथ, तुम्हारे साथ पावर की भी चर्चा मेरे साथ हो चुकी है कि पावर का डायमेंशनल कांस्टेंट क्या होता है, ऐसा होता है ना। अब ध्यान सुन तो जरा, एनर्जी का जो यूनिट होती है बेटा, एनर्जी की जो यूनिट होती है, ऐसा ही जो यूनिट होती है वो क्या होती है? एनर्जी की यूनिट वो होती है जूल। क्या होती है? जूल। और जो सीजीएस यूनिट होती है, सीजीएस यूनिट होती है इसकी अर्ग। क्या होती है? अर्ग। तो ये बात हमें याद होनी चाहिए। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। ऐसा होता है बेटा। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि होता है प्रेशर। क्या होता है? एक प्रेशर, है ना। तो प्रेशर क्या होता है? प्रेशर को फिजिक्स में पी से दिखाते हैं। और प्रेशर होता क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया। कितना होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। अब अगर मुझे फोर्स और एरिया के डायमेंशन फॉर्मूले याद है तो मैं प्रेशर का सीधा लिख दूंगा, है ना, सीधा लिख दूंगा, नहीं तो मैं फंस जाऊंगा। तो चलो मैं तो बेसिक से करवाता हूँ, ठीक है। अब सुनो भाई, मुझे अगर फोर्स का नहीं पता डायमेंशनल फॉर्मूला, तो मुझे पता है कि फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, और नीचे क्या है? एरिया। नीचे क्या है? एरिया। मास देख के मैं बिल्कुल खुश, पर एक्सेलरेशन और एरिया देख के फिर परेशान, क्योंकि मुझे ना तो एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला पता है ना एरिया का। तो और बेसिक में ले आओ। सुनो, तो एक्सेलरेशन क्या होता है? ये होता है वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। और एरिया क्या होता है? ये होता है लेंथ का स्क्वायर। अब वेलोसिटी क्या होती है? सुनो सुनो सुनो, ध्यान से देखो, सुनो गौर से दुनिया वालों। देखो वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होता है लेंथ बाय टाइम, है ना। डायमेंशन किसका होता है? उसका लेंथ बाय टाइम का। तो ध्यान से देख बेटा, तो एक लेंथ ने एक लेंथ को मार दिया। क्या तुम्हें बात समझ आई है? अब ध्यान से देख, तो बचा क्या है? यू आर लेफ्ट विद मास, और नीचे एक लेंथ, और टाइम का स्क्वायर। तो देखो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बना? ये बना m1 l-1 और t-2। तो इस तरह से हम डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं किसका? प्रेशर का, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना। तो धीरे 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 सब अंडरस्टैंडिंग उसकी बनती चली जाएगी। पर बेसिक डेफिनेशन याद हो जाए तो उसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। जैसे कि एक चीज़ होती है स्ट्रेन। क्या होती है? स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो of change in configuration, change in configuration and original configuration, and original configuration। अच्छा, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? अच्छा सुनो, ध्यान सुनो। तो चेंज इन कन्फिग्रेशन बेसिकली, मान लो कि एक रबर का टुकड़ा है आपके पास, रबर बैंड होता है ना जिससे नोट वोट बांधते हैं अपन। तो अपने मान लो कि क्या करा उसकी, कुछ मान लो कुछ तो लेंथ थी, अपन ने उसको खींच दिया तो लेंथ बढ़ जाती है ना, या अरे बढ़ जाती है कि नहीं बढ़ जाती है? पर बढ़ने के बाद भी बेटा है तो वो लेंथ थी ना, बढ़ने के बाद भी वो क्या है तो लेंथ थी, और नीचे भी क्या है? लेंथ थी, है ना। अब ध्यान सुनो, तो क्या बोला गया कि चेंज इन कन्फिग्रेशन बाय ओरिजिनल कन्फिग्रेशन, ओरिजिनल कन्फिग्रेशन। अच्छा अब ध्यान से देखो, तो चेंज इन कन्फिग्रेशन, मान लो ऊपर भी है तो लेंथ थी और नीचे भी है तो लेंथ थी, दोनों ने एक दूसरे को मार दिया। तो डायमेंशनल फार्मूला क्या बना भाई? ना तो यहाँ मास दिख रहा है, ना यहाँ लेंथ दिख रही है, ना यहाँ टाइम दिख रहा है। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या बन गया? m0 l0 और t0। क्या तुम्हें बात समझ आई? बाकी बात एकदम इसी तरह से, इसी तरह से एक और चीज़ होती है, उसे कहते हैं एंगल। क्या कहते हैं उसको? एंगल। उसको थीटा से दिखाते हैं। आप लोग 10वीं में भी पढ़ के आए हो, अभी तक मैंने आपके साथ एंगल की काफ़ी सारी चर्चा करी हुई है। तो बेटा एंगल जो होता है ना, थीटा, ऐसे मान लो कि मान लो ये कोई आर्क है, ऐसे आर्क समझते हो ना, मान लो किसी सर्कल की ये कोई आर्क है, ठीक है, और मान लो ये रेडियस है ना। तो मान लो कि इस तरह से एक एंगल यहाँ पर बन रहा है, तो ये जो एंगल है ना, इस एंगल को थीटा कहते हैं। अगर ये आर्क है ना, अगर ये आर्क है, अगर ये रेडियस है, तो थीटा को ऐसे डिफाइन करते हैं बेटा। थीटा कैसे डिफाइन होता है? आर्क बाय रेडियस, आर्क बाय रेडियस, ठीक है, आर्क बाय रेडियस। अच्छा आर्क क्या है बेटा? असलियत में है क्या? लेंथ ही तो है, और रेडियस भी क्या है? लेंथ ही तो है। तो ऊपर भी लेंथ और नीचे भी लेंथ, लेंथ ने लेंथ को मार दिया। तो क्या हुआ? m0 l0 और t0। ये डायमेंशनल फार्मूला आ गया। इसमें परेशान होने की 1% भी आवश्यकता ही नहीं भाई साहब, बिल्कुल नहीं है ना। चलो एक बार इसको अच्छे से नोट करो, फिर मैं चर्चा को फिर और आगे बढ़ाता हूँ। देखो बेटा, तो तुम्हारे साथ बात करिए अभी एंगल की ना। बेटा इसको एंगल ना कह के कभी कभी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं इसको? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा सुनो जरा ध्यान से, फिर एक और चीज़ होती है, उसको कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। क्या कहते हैं उसको? एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, और बेटा इसको ओमेगा से दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं? ओमेगा से। ये जो नाम है ना,
ये जो सिंबल है इसको कहते हैं ओमेगा। क्या कहते हैं इसको? ओमेगा। ऐसा डब्ल्यू सा है ना, ये घुमा दिया मैंने इसको यहाँ पर ऐसे, ठीक है, घुमा सा दिया थोड़ा सा, तो ये ओमेगा बन गया, ठीक है। ये इसका सिंबल होता है। और होता क्या है, इसको कहते हैं डी थीटा बाई डी टी। फॉर एग्जाम्पल, घबरा गए सर ये क्या लिख दिया पता नहीं। बेटा तुम्हें याद है जैसा वेलोसिटी को पिछली बार जब मैंने तुम्हें बताया था डिफरेंशिएशन जब पढ़ा रहा था, तो वेलोसिटी क्या होती थी? डी एक्स बाई डी टी। क्या थी वेलोसिटी? डी एक्स बाई डी टी। वहाँ पर एक्स क्या था? लीनियर डिस्प्लेसमेंट था, है ना। तो डी एक्स बाई डी टी जैसे कि लीनियर वेलोसिटी होती है, उसी प्रकार से डी थीटा बाई डी टी एंगुलर वेलोसिटी होती है। क्या होती है? एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। अब तुमसे कोई पूछ ले डी थीटा बाई डी टी या थीटा बाई टी, इस तरह से, ठीक है। अब तुमसे इसका कोई डायमेंशनल फार्मूला पूछ ले, तो भाई थीटा का तो कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता, टी का होता है ना। तो डायमेंशनल फार्मूला क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा एम जीरो एल जीरो और टी माइनस वन और टी माइनस वन। ये हो जाएगा इसका क्या? डायमेंशनल फार्मूला। और इसकी जो यूनिट होती है ना बेटा, इसकी जो यूनिट होती है इसकी रेडियन पर सेकेंड। क्या यूनिट होती है? रेडियन पर सेकेंड। इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। रेडियन पर सेकेंड क्या होती है? इसकी यूनिट होती है। क्या होती है बेटा? इसकी यूनिट। क्या तुम्हें बात समझ आई? अब जानते हो इसे डिफरेंशिएशन से लिंक करके भी सवाल पूछ लेता है। इससे बोलेगा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सवाल सुनो देखो, तुम्हारा थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा। क्या सवाल पूछा गया कि द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट is given as a function of time t। कैसे? बोला थीटा इज इक्वल टू 1/2 टी स्क्वायर माइनस 1/3 टी क्यूब, ऐसे दिया है, ठीक है। बोला गया फाइंड एंगुलर वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है, चलो वीडियो को यहीं पे पॉज करो, खुद से करो। द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, ऐसे थीटा इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाई 2 माइनस टी क्यूब बाई 3। फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। चलो वीडियो को यहीं पे पॉज करो, खुद से ट्राई करो एक बार। मैं ऐसा ज्यूम कर रहा हूँ तुमने करा है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो क्या करा है तुमने? भाई मुझे पता है ना कि एंगुलर वेलोसिटी होती क्या है। क्या होती है एंगुलर वेलोसिटी? ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाय डी टी। तो ओमेगा क्या आ गया? डिफ्रेंशिएट कर दो। 1/2 तो एज इट इज टी स्क्वायर का 2t माइनस 1/3 तो एज इट इज टी क्यूब का 3t स्क्वायर। देखो 3 ने 3 को मार दिया, 2 ने 2 को मार दिया, तो ओमेगा क्या आया? ये आया t माइनस टी स्क्वायर। ये क्या आया बेटा? t माइनस टी स्क्वायर। अच्छा, तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर अपने को बताना था ना, तो देखो ओमेगा एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड कितना आया? 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो कितना आया? ये आया -2, है ना। और रेडियन पर सेकंड। सर वेलोसिटी, सर एंगुलर वेलोसिटी नेगेटिव में कैसे? बेटा डायरेक्शन भी तो बताते हैं ना साथ में, तो मतलब डायरेक्शन उसकी उल्टी रही होगी, है ना, इसीलिए फिर ये माइनस का साइन यहाँ पर अपने आ रहा है, ठीक है। बात समझ आई तुम्हें? चलो ये तो तुम्हारा थोड़ा सा रिवीजन की बात हो गई। आज चर्चा बिल्कुल एकदम नई चर्चा आज तुम्हारे साथ करेंगे, ठीक है। एक बार जरा इसको नोट करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। करो जरा एक बार, देखो सुनो जरा एक बार, एक चीज़ और बता देता हूँ बेटा। इसको कहते हैं, जैसे वहाँ पर एक्सेलरेशन था ना, उसी प्रकार से यहाँ पर होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या होता है? एंगुलर एक्सेलरेशन। और बेटा इसको अल्फा से दिखाते हैं, जो सिंबल है ना इसको अल्फा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फा। जैसे वहाँ पर नॉर्मल एक्सेलरेशन था ना, वो क्या था? dv बाई डी टी, है ना, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। उसी प्रकार से जो अल्फा होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब ओमेगा बाय टी या फिर ओमेगा डी ओमेगा बाय डी टी, या तो ओमेगा बाय टी, डायमेंशन के पर्पज से। तो डायमेंशन के पर्पज से फिर डायमेंशन फार्मूला क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा एम जीरो एल जीरो और टी माइनस वन इसका है ना, और एक और टी यहाँ से आएगा तो हो जाएगा टी का -2। ये डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा। और यूनिट क्या होती है इसकी? यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी यूनिट क्या होती है बेटा? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई है? तुम घबराए तो नहीं हो ना अभी तक? चलो एक बार इसको अच्छे से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। आओ बेटा देखो सुनो, तुम जानते हो कभी कभी बेटा कांस्टेंट के भी जो होते हैं ना, वो डायमेंशनल फार्मूले कभी कभी निकलवा ले जाते हैं। ऐसे कांस्टेंट जैसे कि भाई, जैसे कि प्लांक्स कांस्टेंट होता है, सर ने तुम्हें पढ़ाया होगा केमिस्ट्री के अंदर कि भाई प्लांक्स कांस्टेंट नाम की एक चीज़ होती है। जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। तो मैं थोड़ी सी चर्चा तुम्हारे साथ वैसा करता हूँ एक नई तरफ बढ़ने से पहले, ठीक है। सुनो ज़रा, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो हम लोग सब जानते हैं बेटा, उतना डिटेल में मैं अभी नहीं जाऊँगा। जब हम 5वां चैप्टर पढ़ेंगे तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन,
ठीक है, इसके ऊपर बेस बहुत सारे सवाल भी करेंगे, आते भी हैं पेपर में। तो क्या बोला जाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में? ये बोला जाता है कि मान लीजिए कि यहाँ पर एक बॉडी है जिसका मास है m1, यहाँ पर एक बॉडी है जिसका मास है m2। तुम लोग ने 9th क्लास में पढ़ा भी होगा ये। और अगर इनके बीच की दूरी है r है, तो बोला गया कि ब्रह्मांड की कोई भी दो बॉडीज जिनका कुछ मास होता है वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, और उनके बीच में जो अट्रैक्शन का जो फोर्स लगता है, जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स लगता है, जो अट्रैक्शन करती है, तो एक फोर्स लग रहा होगा ना, फोर्स की वजह से ही तो अट्रैक्शन आती है, या फोर्स की वजह से तो रिपल्शन आती है। बिना धक्का या खिंचाव लगे पास आना या दूर जाना पॉसिबल नहीं है ना। तो ध्यान से देखो, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बोला गया कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों बॉडीज के मासेस के प्रोडक्ट के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब, अगर किसी बच्चे ने नहीं पढ़ा हो पहले, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि अगर एक चीज़ बढ़े तो दूसरी भी बढ़े, एक चीज़ बढ़े तो दूसरी भी बढ़े। पक्की बात एकदम। तो बोला गया कि दोनों मासेस के प्रोडक्ट के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये फोर्स। ठीक है, एक बात तो ये बोली गई। और दूसरी बात क्या बोली गई कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इन दोनों के बीच की दूरी के स्क्वायर के डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि अगर दोनों के बीच की दूरी अगर घटेगी तो फोर्स बढ़ेगा, दूरी बढ़ी तो फोर्स घट जाएगा, वो भी स्क्वायर पावर से। ठीक है, फिर जब इन दोनों को आपस में ज्वाइन करते थे, तुम लोगों ने 9th में पढ़ा होगा ना कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। पक्का पक्का पढ़ा होगा तुमने, है ना 9th क्लास में। ये नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, हम तो पढ़ेंगे ये 5वें चैप्टर में बहुत आराम से, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी अभी अपना चैलेंज क्या है? अपना चैलेंज सिर्फ अभी इतना सा है कि बेटा मुझे ये ग्रेविटेशनल जो कांस्टेंट है ना, ये जो जी है यहाँ पर, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मुझे इसका डायमेंशनल फार्मूला और इसकी यूनिट प्राप्त करनी है। तो बहुत आसान काम है, देखो तुम आराम से हो जाएगा। अच्छा, इस इक्वेशन से अगर मैं जी की वैल्यू निकालूं तो बेटा देख, जी की वैल्यू क्या आई? जी की वैल्यू आई एफ इंटू आर स्क्वायर बाई m1 और m2। सर आपने नीचे जी नहीं लिखा सर फोर्स के? अरे ग्रेविटेशनल फोर्स है, तुम समझ गए ना, कोई बात नहीं। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। तो f इंटू आर स्क्वायर बाई m1 इंटू m2। तो बेटा देखो सुनो जरा ध्यान से, तो यूनिट क्या बनी इसकी? पहले तो यूनिट पे चर्चा करते हैं। देखो सुनो, तो इसकी जो यूनिट बनी, क्या यूनिट बनी? देख, फोर्स की न्यूटन, ऊपर मीटर स्क्वायर और डिवाइड बाय केजी स्क्वायर, डिवाइड बाय केजी स्क्वायर। ये तो ऐसा ही यूनिट बनी, ये तो क्या बनी? ऐसा यूनिट। अब सीडीएस यूनिट पूछ रहे तो कोई, फोर्स को क्या कहते हैं? डायन। डायन नहीं, डाइन होता है वो, क्या होता है? डाइन। इस तरह से मीटर स्क्वायर है तो वो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और डिवाइड बाय केजी स्क्वायर है तो वो हो जाएगा क्या? ग्राम का स्क्वायर। ये जो यूनिट बन गई क्या बन गई? सीडीएस यूनिट बन गई। अब इसके डायमेंशनल फॉर्मूले की चर्चा कर लेते हैं। सुनो, तो फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, और नीचे ऊपर है देखो दूरी का स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर, और नीचे है दो मास, नीचे है दो मास, तो एक मास ने एक मास को मार दिया, है ना। डायमेंशन की बात कर रहा हूँ तो 1 2 देखने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है बेटा v बाय टी, और नीचे है एक मास और ऊपर है लेंथ का स्क्वायर। अब ये तो सब मुझे आता है पर v नहीं आता, v लिख दो। v क्या होता है? लेंथ, और नीचे एक टाइम, और एक टाइम तो पहले से, एक मास तो पहले से, एक लेंथ स्क्वायर तो पहले से। चलो आ जाओ, डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया, क्या आया? m पावर -1, क्योंकि m नीचे था, l का क्यूब, और t -2, ये क्या आ गया बेटा? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला आ गया। ये मुझे रटने की 1% आवश्यकता नहीं है। पक्की बात एकदम, सोच ले। अच्छा, आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा ना 9th में कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा? फ्रीक्वेंसी को न्यू से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? न्यू से, सिंबल होता है इसका, और 1 बाय टाइम पीरियड इसका डेफिनेशन होती है कि दिस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड, है ना, इस तरह से होता है। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा m0 l0 और t-1। इस तरह से फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फार्मूला आ गया। ये मैंने तुम्हें क्यों पढ़ाया? ये देखो, बहुत तरह के डायमेंशनल फार्मूले तुम्हें पढ़ाते जा रहा हूँ मैं, है ना। ये मैंने तुम्हें क्यों पढ़ाया? क्योंकि मैं तुम्हें प्लांक्स कांस्टेंट बताना चाहता था। बेटा तुम जानते हो एनर्जी को ऐसे भी लिखा जाता है, कैसे? h इंटू न्यू। ठीक है, h इंटू न्यू, तुमको केमिस्ट्री में बताया होगा संदीप सर ने, है ना। अच्छा, E इक्वल टू एच नहीं होता है, तो ये जो h है ना यहाँ पर, इसको कहते हैं प्लांक्स कांस्टेंट। क्या कहते हैं बेटा इसको? प्लांक्स कांस्टेंट। तुमसे कोई पूछेगा प्लांक्स कांस्टेंट का वो बताओ, डायमेंशनल फार्मूला बताओ, तो क्या बताओगे? h इज इक्वल टू ई बाय न्यू, h इज इक्वल टू ई बाय न्यू। अब सुनो, एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला मुझे लिखना आता है, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फार्मूला मुझे लिखना आता है, तो प्लांक्स कांस्टेंट का भी मैं डायमेंशनल फार्मूला लिख सकता हूँ। इसमें परेशान होने की 1% आवश्यकता नहीं। बोलो, कर दोगे कि नहीं कर दोगे? कर दोगे ना। चलो एक बार इसको अच्छे से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। बेटा सुनो, अब चर्चा को बिल्कुल एक नई तरफ लेकर चलते हैं। हाँ, अगर तुम्हें डायमेंशनल फार्मूला नहीं आएगा लिखना, तो ये नई चर्चा का तुम्हें फील तो आ जाएगी कि हाँ कैसे कर रहे हैं, पर आगे तुम सवाल नहीं कर पाओगे बेटा, है ना। इसलिए डायमेंशनल फार्मूले निकालने आने चाहिए। मैं ये नहीं कहता तुम रट लो डायमेंशनल फार्मूले को, रटना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि रटना पॉसिबल ही नहीं है, मुझे ही नहीं हुआ आज तक, या तो तुम्हें कैसे हो जाएंगे, है ना। डायमेंशनल फार्मूले को बेटा रटना नहीं है,
उन पर हमें चीज़ों की बेसिक डेफिनेशन पता होना चाहिए। जैसे कि तुम्हें याद है मैंने हर एक डायमेंशनल फार्मूला निकाल के दिखाया है तुम्हें, तो अगर तुम्हें बेसिक डेफिनेशन याद होगी तो तुम डायमेंशनल फार्मूला खुद से निकाल लोगे, है ना। तो बस मुझे मैं क्या चाहता हूँ तुमसे कि तुम सिर्फ डेफिनेशन याद करो, डायमेंशनल फार्मूला रटने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। और बेटा अगर किसी को पढ़ाया हुआ, अगर तुम्हारे में से किसी भी बच्चे को अगर नहीं समझ आ रहा हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत अगर कोई बच्चा फेस कर रहा हो, तो बिल्कुल बिना डरे बिना एकदम झिझके ना सीधा फ़ोन करना है, व्हाट्सएप पे बताना है कि सर मुझे ये टॉपिक नहीं समझ आ रहा है या इस तरह की कोई परेशानी है, ये तो कॉल कर लो, मैं कॉल पे दोबारा से समझा दूंगा, उसमें क्या बात हो गई, है ना। पर बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी थोड़ा भी शर्माना नहीं है। अगर अभी नहीं समझेंगे हम लोग तो फिर आगे अपना हाथ धीरे धीरे कच्चा होता चला जाएगा, फिर फिजिक्स से हम डरने लगेंगे। फिजिक्स बेटा बहुत टफ सब्जेक्ट माना जाता है ना, बहुत ज़्यादा टफ माना जाता है। अगर नहीं समझा तो टफ है, और समझ लिया तो सबसे आसान भी फिजिक्स ही होती है ना। तो ये ऐसी तरह चीज़ को अपने को ध्यान रखना है, शर्माना नहीं है और घबराना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब सुनो, आओ देखो। तो बेटा ध्यान से सुनना, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी सर ई का होता है। बेटा फिजिकल क्वांटिटी मतलब कुछ भी, जैसे कि मास है, लेंथ है, टाइम है, फोर्स है, प्रेशर है, कुछ भी है, फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं सारी की सारी। तो बेटा कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी होती है ना, मैं बोला कि चलो मैं फिजिकल क्वांटिटी को एक्स से दिखाता हूँ। तो जब आप कोई फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बोलते हो, जैसे कि मान लो मैं बाजार में गया 2 किलो अंगूर लेने। क्या लेने गया? 2 किलो अंगूर लेने। तो यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी क्या है? अंगूर। अबे अंगूर लेने गए हो ना तुम यार, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है? क्या खरीद के लाए हो? अंगूर खरीद के लाए हो। कितना लाए हो बे? 2 किलो। कितना लाए हो? 2 किलो। तो बेटा जो दो है ना आगे दो, वो न्यूमेरिकल फैक्टर है, वो न्यूमेरिकल वैल्यू है। वो क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। और किलो, किलो जो है ना वो है यूनिट। किलो जो है वो है यूनिट। तुम्हें समझ आया? भाई 2 किलो अंगूर, तो अंगूर क्या हुआ? क्वांटिटी। दो क्या हुआ? बोलो ना दो क्या हुआ? अरे हाँ ना तो बोलो, दो क्या हुआ? न्यूमेरिकल वैल्यू। और यू क्या हुआ? यूनिट। अच्छा भाई, तो फिजिकल क्वांटिटी कोई भी इस फॉर्मेट में लिखी जाती है कैसे? एक्स क्या है वहां पर? फिजिकल क्वांटिटी। एक्स क्या है वहां पर? फिजिकल क्वांटिटी। एन क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। एन क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। और बेटा यू क्या है? ये है यूनिट। ये क्या है? यूनिट। तो ये तीन चीजें हैं भाई। 4 दर्जन केले, तो 4 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। दर्जन क्या है? यूनिट। और केले क्या है? वो फिजिकल क्वांटिटी। केले क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा ऐसे होता है। अब ध्यान सुनो, मैंने बोला लेंथ है 100 मीटर। लेंथ है 100 मीटर, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है यहाँ पर? लेंथ है। न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी? 100 मीटर। 100 और मीटर क्या? यूनिट। मैंने बोला लेंथ है 1 मीटर, तो न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी? 1। और मीटर क्या है? यूनिट। मीटर क्या है? यूनिट। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताना, अब देखो आगे आगे बढ़ते चलते हैं, मज़ा आएगा तुम्हें। मैंने बोला कि भैया 1 मीटर, मैंने बोला 1 मीटर, या फिर मैंने बोला कि 100 सेंटीमीटर, या फिर मैंने बोला 100 सेंटीमीटर, दोनों में क्या फ़र्क है तुम बताओ? अबे दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों एक ही बराबर लेंथ है, दोनों लेंथ है पहली बात तो, और दोनों बराबर हैं। 1 मीटर कह लो या 100 सेंटीमीटर कह लो, बात तो एक ही है। सर एक तरफ तो 1 दिख रहा है, एक तरफ 100 दिख रहा है। सर ऐसे कैसे सर, ये बराबर कैसे हो सकती है सर? एक तो एक होता है सर, 100 तो 100 होते हैं सर, बहुत सारे होते हैं सर, ऐसे कैसे? तो बेटा क्या करा तुमने? बेसिकली तुमने एक सिस्टम से तुमने दूसरे सिस्टम में लेंथ को कन्वर्ट करा, है ना। मीटर से तुम लेंथ को कहाँ ले गए? सेंटीमीटर में। तो आगे की न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो गई, आगे की न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो गई। अच्छा भाई न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हुई, यूनिट भी चेंज हुई, पर फिजिकल क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं आया भाई साहब, फिजिकल क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं आया। अच्छा, तो जब हम एक सिस्टम से, जब हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जब जाते हैं, एक सिस्टम से जब हम दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी को, तो फिजिकल क्वांटिटी की तबीयत पर कोई असर नहीं पड़ता, सिर्फ उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और सिर्फ उसकी यूनिट्स भाई साहब चेंज हो जाती हैं, पर असलियत में तो वो उतना ही रहता है। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास एक कटोरे में भाई साहब 1 किलो अंगूर है, एक थैली में तुम्हारे पास मान लो 1 किलो अंगूर है। तुम 1 किलो अंगूर ना कह के किसी को कह दो 1000 ग्राम अंगूर है, तो क्या अंगूर बढ़ जाएंगे क्या यार? अंगूर बढ़ने वाले नहीं, अंगूर घट जाएंगे क्या यार? अंगूर घटने वाले भी नहीं है। तो भैया चाहे तो 1 किलो अंगूर कह लो, चाहे तो 1000 ग्राम अंगूर कह लो, भाई साहब अंगूर तो अंगूर ही रहेंगे और उतने ही रहेंगे भाई साहब, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। बोलो है क्या कोई शंका? नहीं है सर। हाँ ऐसे तो सर सही कह रहे हो आप। तो बेटा बेसिकली मैंने क्या बोला, कि मैंने बोला कि लेट एक्स बी इन वन सिस्टम, इन वन सिस्टम, मैंने बोला कि एक सिस्टम में एक्स की वैल्यू ये है, देख n1 u1, n1 और u1, एंड इन अदर सिस्टम, एंड इन सम अदर सिस्टम,
मैंने बोला चलो x जो है ना वो इतना है, कितना बेटा n2u2, कितना है बेटा n2 और u2। तो ये बात तो मुझे लॉजिकली समझ आती है, ये बात तो मुझे लॉजिकली समझ आती है कि बेटा n1u1 इज इक्वल टू n2u2। आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में क्वांटिटी को कन्वर्ट कर दो, पर असलियत में तो क्वांटिटी एक्स ही रहेगी। अरे असलियत में तो क्वांटिटी एक्स ही रहेगी, चाहे 1 किलो अंगूर बोल लो चाहे 1000 ग्राम अंगूर बोल लो, भाई साहब है तो अंगूर ही और है तो बराबर ही। यार तुम्हें नहीं आया यार, पक्की बात एकदम। अब ध्यान सुन। अच्छा यूनिट से मेरा क्या मतलब है? यूनिट भाई सर जब आप लेंथ मेजर कर रहे हो तो यूनिट मतलब मीटर, सर आप वजन मेजर कर रहे हो तो यूनिट मतलब किलोग्राम, सर आप टाइम मेजर कर रहे हो तो यूनिट मतलब सेकंड। अच्छे, ऐसे ऐसे ऐसे, ओके। सर ऐसा भी हो सकता है सर, आप मान लो लेंथ मेजर कर रहे हो और सर सेंटीमीटर भी हो सकता है वैसे तो, हाँ मैंने कहा ठीक है। सर आप मान लो मास मेजर कर रहे हो तो किलोग्राम ना होकर सर ग्राम भी हो सकता है, मैंने कहा हाँ 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 हो तो सकता है। सर आप मान लो टाइम मेजर कर रहे हो तो जरूरी थोड़ी सेकंड मेजर करोगे सर, घंटे मेजर कर लो, या तो सर मान लो आप मिनट में मेजर कर लो। हाँ मैंने कहा बात तो ठीक कह रहा हूँ सर, हाँ ऐसा हो सकता है यार। हाँ तो देखो ध्यान से देखो, तो मैंने बोला ध्यान सुनिए अब जरा देख सुन। तो मैंने बोला एक सिस्टम में मान लो कि जो यूनिट थी वो ये थी, क्या थी? देख m1 l1 और t1, और दूसरे सिस्टम में जो यूनिट है वो है मान लो m2 और l2 और t2। हाँ सर ठीक कह रहे हो सर, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में यूनिट चेंज होती है तो ठीक है भाई। यहाँ पर m1 l1 t1, यहाँ पर m2 l2 t2। मुझे एक बात बता कि अगर आप मान लो वेलोसिटी मेजर कर रहे हो मीटर पर सेकंड में, तो जब सीडीएस में मेजर करते हो तो क्या होती है? सेंटीमीटर पर सेकंड। क्या हो जाती है? सेंटीमीटर पर सेकंड। ऐसा तो नहीं तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब, ऐसा थोड़ी हो जाती है यार। यार हाँ ना तो बोल यार। मान लो आप वजन तोल रहे हो, तो एक सिस्टम में अगर तुमने वजन तोला 10 किलो बैठा, कितना बैठा? 10 किलो। तो दूसरे सिस्टम में मान लो 1 किलो वजन बैठा, तो 1000 ग्राम ही तो वजन बैठेगा मान लो सीरियस में, 1000 ग्राम स्क्वायर थोड़ी हो जाएगा। अरे 1000 ग्राम स्क्वायर होना पॉसिबल नहीं है, मतलब कि किसी भी यूनिट में मास लेंथ और टाइम में जो पावर्स यहाँ पर रही होंगी ए बी सी, वही पावर यहाँ पर भी रही होंगी ए बी सी। हाँ सर बात तो ठीक है सर। अब तो ध्यान से देख बेटा, अगर तुझे एक सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू पता हो और यूनिट पता हो, तो दूसरे सिस्टम में अगर आपको यूनिट पता है ना, तो आप वहाँ की न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल सकते हो। n1 टाइम्स, ध्यान से देख, m1 बाय m2 टू द पावर a, l1 बाय l2 टू द पावर b एंड t1 बाय t2 टू द पावर c। नीचे ले आया पूरा का पूरा, है ना? ये बन गया, क्या बन गया? n1 टाइम्स m1 by m2 to the power a, l1 by l2 to the power b एंड t1 by t2 to the power c। सर इससे मेरा क्या फ़ायदा सर? बेटा मैंने आपको अभी क्या सिखाया? मैंने आपको सिखाया कन्वर्जन फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। मैं बताता हूँ यहाँ पर, अब देखना सवाल करेंगे, है ना? कन्वर्जन कन्वर्जन फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर सिस्टम, अदर वन सिस्टम टू अदर सिस्टम। ठीक है, अब हम एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं डायमेंशनल फार्मूलों का। डायमेंशनल फार्मूलों के बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं, जिनमें से एक ये है कि आपको अगर एक सिस्टम में वैल्यू पता हो तो आप दूसरे सिस्टम में वैल्यू बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। सवाल क्या बोला गया? सवाल सुने, सवाल क्या बोला गया? सवाल बोला गया कि वेलोसिटी इज इक्वल टू, बोला गया 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड बोला गया। फाइंड वेलोसिटी इन बोला किलोमीटर पर मिनट। क्या बोला? किलोमीटर पर मिनट। अब तुम इसको तो तुम ऐसे भी कर दोगे, सर मुझे पता है सर ये ऐसे कैसे होता है सर, ये तो आसान है, तुम इसको तो बिना इस फॉर्मूले के भी कर दोगे। पर धीरे धीरे एक्सप्रेशन थोड़े से जटिल होते जाएंगे, उस समय आपकी बुद्धि जवाब दे देगी इसको ऐसे कन्वर्ट करने में। ठीक है, उस समय ये फॉर्मूला काम आएगा, तो उसको हमेशा इसी से करने का प्रयास करें। कैसे करें? सुनो जरा, ऐसे करें। कैसे करें? अच्छा सबसे पहले क्या करें, देखो मैं तुमको टेक्निक बताता हूँ और उसी क्रम में तुमको आगे बढ़ना है। सबसे पहले क्या करें, जो भी क्वांटिटी है उसका डायमेंशनल फार्मूला लिख डालो। क्या है डायमेंशनल फार्मूला? m0 l1 और t-1 मीटर पर सेकंड है ना, लिख दिया। मास तो दिख ही नहीं रहा था, लेंथ दिख रही थी 1, t-1, हाँ लिख दिया। ओके, अब कंपेयर करके abc की वैल्यू लिखो। a कितना है? 0, b कितना है? 1 और c कितना है? -1। ऐसे ही बताया था ना डायमेंशनल फार्मूला, m पावर a, l पावर b, t पावर c, वही है यहाँ पर। तो कंपेयर कर करके मैंने लिख दिया कि a की जगह क्या है? 0 है, b की जगह 1 है और t की जगह क्या बोलते c की जगह क्या है? -1 है। अच्छा ठीक है, हो गया। अच्छा बहुत बढ़िया। अब क्या बोला गया? सुनो ज़रा ध्यान से। तो अपन इसको ले जा रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं बेटा?
मीटर पर सेकंड से कहाँ ले जा रहे हैं, किलोमीटर पर मिनट में। कहाँ ले जा रहे हैं, किलोमीटर पर मिनट में। अब सुनो, तो नए वाले सिस्टम में जो वैल्यू होने वाली है, ठीक है, नए वाले सिस्टम में जो वेलोसिटी होने वाली है, नए वाले सिस्टम में जो वेलोसिटी होने वाली है इज इक्वल टू n1, मतलब पुरानी वाली वेलोसिटी 50। अच्छा भाई, अब पुरानी वाली में मास भाई है ही नहीं, क्या लिखूं वहां पर, मास का तो है ही नहीं, जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि वैसे भी पावर क्या होने वाली है ऊपर, जीरो, तो इस तो क्वांटिटी कितनी होने वाली, वन, तो परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं। सुन, पहले वाली ये जो सिस्टम था उसमें लेंथ किस में थी, मीटर में थी, तो लिख दो यहाँ पर मीटर, लिख दो यहाँ पर मीटर। अब नए वाले सिस्टम में क्या है, कितने में है, किलोमीटर में। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। ऊपर पावर कितनी, बी 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 वन, बी वन। अब देखो, नए पुराने वाले सिस्टम में टाइम किस में था, सेकंड में, तो लिख दो सेकंड, और नए वाले में टाइम और मिनट में, तो मिनट लिख दो, और पावर सी, सी कितना है, -1। तुम्हें बात समझ आई, पक्की बात एकदम। सुनो, तो इसको तो खत्म कर दो, है ना, इसको तो खत्म कर दो, तो 1 हो गया, किसी की पावर 0 क्या हो जाता है, 1, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 50 इंटू, अब सुनो, ऊपर क्या है, मीटर है ना, और नीचे है किलोमीटर, मीटर को किलोमीटर में बदलो, किलोमीटर में कितने, 1000 किलोमीटर, 1000 मीटर, तो 10 पावर 3 मीटर, 10 पावर 3 मीटर, और पावर 1, और पावर 1, ऊपर है सेकंड और नीचे है मिनट, तो कितना, 60 सेकंड, कितना, 60 सेकंड, और पावर -1, और पावर -1, तो ध्यान से देख, तो सेकंड ने सेकंड को मार दिया, मीटर ने मीटर को मार दिया, जो बचा है उसको लिखते हैं, तुम एक बार जरा नोट करो, फिर मैं तुमको लिख के दिखाता हूँ, ठीक है, करो। आइए बेटा, देखिए सुनिए, आगे कंटिन्यू करते हैं उसको। देखो, तो वेलोसिटी क्या आई, यही देख बेटा 50, फिर से लिखता हूँ मैं, देख पूरा का पूरा, ये देख मीटर ने मीटर को मार दिया, तो ये बचा 1/10 पावर 3, 1/10 पावर 3 और पावर 1, और ये क्या बना, 1/60 और पावर -1। चलो हो गया सॉल्व, तो कितना आया 50, और इसकी तो पावर 1 ही है, मतलब नीचे 1000, मतलब नीचे 1000, ये 10 पावर 3 रहने देते हैं, 10 पावर 3 रहने देते हैं, और ये है 1/60 टू द पावर -1, तो 60 ऊपर चला जाएगा, 60 ऊपर चला जाएगा, और ये जो आपके पास अब आया है, ये किस में है, किलोमीटर पर मिनट में है, वेलोसिटी किस में है अब, ये किलोमीटर पर मिनट में। तो वेलोसिटी कितनी आ गई बेटा, आगे देख, 6×5 = 30, और साथ में डबल जीरो, इंटू 10 पावर-3, और किलोमीटर पर मिनट, ठीक है। अभी हटा दोगे आप, तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 3 किलोमीटर पर मिनट। वेलोसिटी कितनी जाएगी बेटा, 3 किलोमीटर पर मिनट। क्या तुम्हें बात समझ आ गई, तो या तो आप कह लो कि 50 मीटर पर सेकंड, या फिर आप क्या कह लो बेटा, 3 किलोमीटर पर मिनट, बात तो एक ही है, अरे बात तो एक ही है, इसमें परेशान होने की कोई आवश्यकता 1% भी नहीं। फॉर एग्जाम्पल तुमको बोला गया, क्या बोला गया, ऐसे बोला गया कि मान लीजिए कि फोर्स है, मान लो 10 न्यूटन, फोर्स है 10 न्यूटन, बोला गया कन्वर्ट इन डाइन, कन्वर्ट इन डाइन, कन्वर्ट इन डाइन। चलो एक बार ज़रा अटेम्प्ट करो एक बार, फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ। बेटा मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ तुमने करके देखा होगा एक बार ज़रा, चलो आ जाओ, उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, ठीक है, उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मुझे पता नहीं रखा सिस्टम क्या क्या है, तो सिस्टम मुझे खुद से लिखने पड़ेंगे, सिस्टम मुझे खुद से लिखने पड़ेंगे, कैसे, अब सुनो ज़रा ध्यान से। तो मुझे पता है कि सबसे पहली बात, न्यूटन जो है वो ऐसा सिस्टम है, और डाइन जो है वो सीजे सिस्टम है। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो जिस क्रम में काम करते हैं उसी क्रम में, सबसे पहले फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला, सबसे पहले फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला बोलो। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू, देखो फिर से बेसिक से सुनो, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी क्या होती है, लेंथ बाय टाइम, एक टाइम पहले से है, तो डायमेंशनल फार्मूला क्या आ गया, क्या आ गया, m1 l1 और t-2। ओके, एक काम हो गया, ए क्या आया 1, बी क्या आया 1, सी क्या आया -2, सी क्या आया बेटा -2। अब सुनो बेटा, पहला सिस्टम, फर्स्ट सिस्टम, फर्स्ट सिस्टम, और दूसरा सिस्टम, सेकंड सिस्टम, है ना। देखो सुनो, तो फर्स्ट सिस्टम में मास, लेंथ और टाइम, और दूसरे सिस्टम में मास, लेंथ और टाइम। पहले सिस्टम में बेटा जो मास है, पुराने वाले सिस्टम में जो मास है वो है किलोग्राम में, जो लेंथ है वो है मीटर में, क्योंकि न्यूटन है ना ऐसा यूनिट, और टाइम किस में है, सेकंड में। नए वाले सिस्टम में जो मास है वो ग्राम में है, नए वाले सिस्टम में जो लेंथ है वो सेंटीमीटर में है, नए वाले सिस्टम में जो टाइम है वो सेकंड में है, नए वाले सिस्टम में जो टाइम है वो किस में है बेटा, सेकंड में। तो इसमें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है,
चलो नहीं, अब देखो सुनो 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 ध्यान से देखो। तो अब अपने को पता चल गया इसमें कि इसमें परेशान होने की एक भी परसेंट आवश्यकता नहीं है। बहुत बढ़िया। तो चलो आ जाओ फिर सीधा का सीधा काम करते हैं। देखो सुनो, मैंने पढ़ रखा है कि नए सिस्टम में वैल्यू, मतलब कि नए सिस्टम में फोर्स, नए सिस्टम में फोर्स इज इक्वल टू, देखो पुराने सिस्टम में फोर्स, पुराने सिस्टम में फोर्स कितना 10। अच्छा भाई, ऊपर आता था m1 बाई एम टू। एम वन क्या होता था, एम वन कौन सा था, बोलो बोलो बोलो। एम वन था पुराना वाला, है ना, एम वन था पुराना वाला, है ना, पुराना वाला ही तो था यार। अब पुराने वाले में देखो मास किस में है, केजी में, और नए वाले में मास किस में है, ग्राम में, और पावर ए कितना है भैया, ए तो 1 है। अच्छा भाई, अब पुराने वाले में लेंथ किस में थी, मीटर में, नए वाले में लेंथ किस में है, सेंटीमीटर में, पावर है बी तो पावर हो गई 1। नए पुराने वाले में जो टाइम था वो था सेकंड में, नए वाले में भी सेकंड में, और पावर हो गई -2। पावर हो गई बेटा -2। परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, ध्यान से देखो। फोर्स इज इक्वल टू 10 और किलोग्राम, है ना। अब देखो किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना आसान है ना, तो किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करा तो 10 पावर 3 और किलोग्राम, और नीचे किलो, नीचे ग्राम है, 10 पावर 3 ग्राम, और नीचे भी ग्राम, और पावर 1। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, मतलब 10 पावर 2 सेंटीमीटर, और नीचे भी सेंटीमीटर, और पावर 1। अब ध्यान सुनो, सेकंड सेकंड को मार दिया तो 1 हो गया, 1 की पावर कितनी भी हो, कोई परेशानी होने वाली बात ही नहीं उसके अंदर। ध्यान सुन, ग्राम ने ग्राम को मारा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर को मारा, देख सुन, 10 पावर 3 10 पावर 2 मतलब 10 पावर 5, मतलब 10 पावर 5, मतलब कि फोर्स कितना हुआ 10 इंटू 10 पावर 5 डायन। डायन नहीं है, डाइन है, डाइन। क्या बात समझ आ गई। तो या तो आप फोर्स को बोल लो 10 न्यूटन, या फिर आप बोल लो उसको 10 इंटू 10 पावर 5 डाइन। भाई साहब बात तो एक ही है। क्या तुम्हें कन्वर्जन आ गया, पक्की बात एकदम। चलो थोड़ा सा होमवर्क देता हूँ मैं तुम्हें, फिर अपन स्टॉप करते हैं, ठीक है। चलो होमवर्क करो। आओ बेटा देखो सुनो, कुछ होमवर्क नोट कर लो, है ना। चलो देखो सुनो, होमवर्क क्या है तुम्हारा, सुनो ज़रा। पहला सवाल, क्या सवाल बोला गया कि 30 न्यूटन फोर्स इज इक्वल टू कितना डाइन, इज इक्वल टू कितना डाइन फोर्स, ठीक है, पहला सवाल। दूसरा सवाल क्या बोला गया, क्या बोला गया कि 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना किलोमीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, ठीक है। तीसरा सवाल, ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना, धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा मामला। अब सुनो, तो बोला गया कि 100 जूल एनर्जी इज इक्वल टू कितना अर्ग्स एनर्जी, कितना अर्ग्स एनर्जी। चौथा सवाल बोला गया के कोई भी आर्बिट्रेरी क्वांटिटी में बोल रहा हूँ, 25 केजी पर मीटर सेकंड, पता चल जाएगा तुम्हें, तो वैसे तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं मोमेंटम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इज इक्वल टू कितना ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, इस तरह से बोला। फिर एक और सवाल, चलो आखिरी सवाल, आखिरी सवाल बोला गया कि 10 केजी और मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू कितना ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट स्क्वायर, ठीक है। चलो, तो ये 5 सवाल तुमने करने हैं कन्वर्जन के, और मुझे भेजना है व्हाट्सएप के ऊपर। जितने बच्चे भेजेंगे इनका सोल्यूशन, तभी मैं समझूंगा कि भाई साहब तुम वीडियो देख रहे हो और तुम्हें समझ आ रहा है, और नहीं तो तुम्हें कुछ नहीं आ रहा भाई साहब। फिर देख लो, फिर घर पे फ़ोन करना पड़ेगा, सारे काम करने पड़ेंगे फिर, ले लो टीचरों वाले, ठीक है। चलो, तो चुपचाप से करके भेजना है इसको। ऐसी मैं आशा करता हूँ कि तुम्हें समझ आया होगा। नहीं समझ आया होगा तो सोल्यूशन पूछ लेना, है ना। कोई सवाल पर सोल्यूशन सर सारे ही बता दो सर, ऐसे मत पूछ लेना, ठीक है। कोई दिक्कत आ रही है कहीं पे तो ऐसे पूछना, ठीक है, फिर मैं उसको बता दूंगा, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके। चलो बाय बाय, टाटा।